कभी सोचा है कि जिन डॉक्टरों को हम भगवान का रूप मानते हैं, अगर वही हमारी जान के दुश्मन बन जाएं तो? आज हम एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी की पर्दे खोलने वाले हैं। कहानी है सफेद कोट पहने कुछ डॉक्टरों की, जिनके दामन पर आतंक के काले धब्बे लगे। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली में हुए एक धमाके से, पर यकीन मानिए इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो तारीख थी 10 नवंबर, जगह दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, मतलब एकदम चहल पहल वाला इलाका। और तभी अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और सब कुछ थम जाता है। एक कार बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार और दहशत। जब धुआं छटा तो जो मंजर सामने आया वो सच में दिल दहला देने वाला था। पूरे 9 लोग, 9 जिंदगियां उस शाम हमेशा के लिए खामोश हो गईं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये 9 परिवारों की उजड़ जाने की कहानी है। पर इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये कि भाई भारत के सबसे सिक्योर इलाकों में से एक में कोई इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक लेकर घुस कैसे गया? आखिर कैसे? और बस इसी एक सवाल के जवाब ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस शाम की घटनाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था और जांचकर्ताओं को मौके पर क्या-क्या मिला। तो देखिए, शाम के लगभग 7 बज रहे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार खड़ी थी जो अचानक एक जोरदार धमाके से उड़ गई। अब पुलिस के सामने 2 बातें थी, या तो ये कोई सुसाइड बॉम्बर था या फिर हो सकता है कि विस्फोटक ले जाते वक्त कोई गलती हो गई हो। पर वजह जो भी थी, एक बात तो साफ थी, दिल्ली एक बार फिर आतंक का निशाना बन चुकी थी। दिल्ली पुलिस अभी सुराग ढूंढ ही रही थी कि तभी केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि इस धमाके के तार दिल्ली से नहीं बल्कि पास के हरियाणा के फरीदाबाद शहर से जुड़ रहे थे। और वो सुराग क्या था? वो थी उस जली हुई कार की नंबर प्लेट। बस उसी एक नंबर प्लेट के सहारे जांचकर्ता पहुंच गए फरीदाबाद। और वहां जो सामने आया, उसे देखकर ऐसा लगा कि दिल्ली का धमाका तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? कि दिल्ली धमाके से ठीक पहले फरीदाबाद में पुलिस की एक बड़ी रेड चल रही थी। 8 नवंबर को हथियार मिले, 9 नवंबर को विस्फोटक और 10 नवंबर को, मतलब जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ, ठीक उसी दिन वहां से विस्फोटकों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिला। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? कुल 2900 किलोग्राम। जरा इस आंकड़े को सोचकर देखिए, ये इतना ज्यादा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, इतनी विस्फोटक सामग्री एक रिहायशी इलाके में रखी थी। ये कई शहरों को तबाह करने के लिए काफी थी। और ये कोई मामूली केमिकल नहीं था, ये था अमोनियम नाइट्रेट। जी हाँ, वही चीज जिससे सबसे खतरनाक आईईडी यानी बम बनाए जाते हैं। इतनी क्वांटिटी में ये विस्फोटक बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे का ढेर बना सकता था और सैकड़ों लोगों की जान ले सकता था। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल तो वही था, आखिर ये लोग थे कौन? कौन थे जो इतनी बड़ी तबाही की प्लानिंग कर रहे थे? और जब इनके चेहरे सामने आए तो यकीन मानिए जांच करने वालों के भी होश उड़ गए। क्योंकि ये कोई मामूली क्रिमिनल्स नहीं थे, ये समाज के पढ़े लिखे इज्जतदार लोग थे। ये डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर। इन लोगों ने अपने प्रोफेशन, अपने सफ़ेद कोट की आड़ में इंसानियत को शर्मसार करने की एक भयानक साजिश रची थी। और इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। यही यूनिवर्सिटी इस टेरर मॉड्यूल का ऑपरेशनल हब बन गई थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां पढ़ाई लिखाई की जगह आतंकी ट्रेनिंग चल रही थी। जांच में ये भी पता चला कि इस पूरे नेटवर्क के तार सीधे सीमा पार पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद और कश्मीर में एक्टिव अंसार गज़वतुल हिंद जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़े थे। तो अब ये मामला सिर्फ एक आतंकी हमले का नहीं रह गया था, ये आतंक के एक नए और कई ज्यादा खतरनाक चेहरे को सामने ला रहा था। एक ऐसा चेहरा जहां टेररिस्ट अब बंदूकें नहीं बल्कि अपनी डिग्रियां और समाज में अपनी इज्जत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे एक नया नाम भी दिया, व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम।
आसान भाषा में कहें तो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स का एक ऐसा नेटवर्क जो समाज में अपनी अच्छी इमेज की आड़ में छिपकर टेररिस्ट एक्टिविटीज को चलाता है। तो सवाल उठता है कि ये व्हाइट कॉलर टेरर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की एक नई स्ट्रैटेजी है। इसमें वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। खुद ही सोचिए, एक डॉक्टर पर भला कौन शक करेगा? बस वो इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं और अपने खतरनाक प्लान्स को अंजाम देते हैं। पर एक और सवाल है कि आखिर ये आतंकी संगठन ऐसे पढ़े लिखे लोगों को चुन ही क्यों रहे हैं? तो इसकी कई वजह हैं। पहली, इन पर कोई आसानी से शक नहीं करता। दूसरी, ये कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। और तीसरी, ये टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स को संभालने में माहिर होते हैं। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का एक मकसद भारतीय सेना के एक पुराने ऑपरेशन का बदला लेना भी बताया जा रहा है। अच्छा, जब इतनी बड़ी साजिश सामने आई तो हमारी सरकारी एजेंसियां कैसे एक्शन में आईं? चलिए ये भी देखते हैं। तो देखिए, ये जांच एक मल्टी लेवल ऑपरेशन बन गई। शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की, लेकिन फिर इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस भी शामिल हो गई। और आखिर में केस की गंभीरता को देखते हुए इसे भारत की टॉप काउंटर टेररिज्म एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। तो अब ये पूरा मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम NIA कहते हैं, उसके हाथ में है। ये एजेंसी 2008 के मुंबई हमलों के बाद बनाई गई थी और ये टेररिज्म से जुड़े सबसे मुश्किल केस सुलझाने के लिए जानी जाती है। और हाँ, इसका रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, उन सब पर भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून UAPA लगाया गया है। ये कानून ऐसे सीरियस मामलों में जांच एजेंसियों को एक्शन लेने के लिए काफी ज्यादा पावर देता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब आतंक अपना चेहरा बदल रहा है, जब दुश्मन हमारे ही बीच पढ़े लिखे और इज्जतदार चेहरों के पीछे छिपा है, तो एक समाज के तौर पर हम इन छिपे हुए खतरों को पहचानेंगे कैसे और इनसे निपटेंगे कैसे?